हेलो दोस्तों, मैं संजय यादव आप स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत 1857 की क्रांति। भारत का जिसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। अगर हम 1857 की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें तो हमें पता चलता है कि किस तरह से एक व्यापारिक उद्देश्य से आई हुई कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करती है और ख़ुद को शासक के रूप में। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कहीं न कहीं मुग़ल सत्ता का वहीं से धीरे धीरे पतन शुरू होता है और जो भी विदेशी शक्तियाँ रहती हैं वो भारत में अपने वर्चस्व को धीरे धीरे स्थापित करना शुरू करती हैं। उसमें से मुख्य विदेशी शक्ति उभर करके आती है अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिशर्स, जिनकी कंपनी का नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने वर्चस्व को भारत में बढ़ाना शुरू करती है और जिसका परिणाम होता है या जिसकी कुरीतियों या बुरी नीतियों का परिणाम होता है बाद में 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह रहता है वो ब्रिटिश शासन द्वारा 1757 अर्थात जिस समय प्लासी का युद्ध होता है जो कि 23 जून 1757 को हुआ था के बाद से अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष का परिणाम था, जिसके पश्चात ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। और 1757 से लेकर के 1857 के दौरान जो भी ब्रिटिश सरकार की धार्मिक राजनीतिक नीतियां रहती हैं और जनजातीय विद्रोह रहते हैं ब्रिटिश शासन के प्रति और किसानों का जो विद्रोह रहता है एवं दंगे तथा नागरिकों का जो विद्रोह रहता है वही 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर बाद में आता है। तो 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज़ों को सशक्त बनाने में दो युद्धों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, जिसमें से पहला युद्ध है 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा है 1764 का बक्सर का युद्ध। जिन युद्धों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एक व्यापारिक उद्देश्य से आई हुई कंपनी भारत जैसे बड़े भूभाग पे अपना वर्चस्व स्थापित करती है। तो 1757 के प्लासी के युद्ध पे अगर प्रकाश डालें तो यह युद्ध 23 जून 1757 को नदिया, जो कि पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है जो भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है, और उसी नदी के किनारे अवस्थित प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से या यूं कहिए कि अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और भारत की तरफ से जो नवाब लड़ रहे थे वो थे नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है और यहीं से भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी तेज़ी से अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लग जाती है। लेकिन अभी 1757 में हुए प्लासी के युद्ध से भी अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं लगता है कि अभी हम उतने सशक्त नहीं हुए हैं कि जितने से हम भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर सकें। तो इसकी क्योंकि आप जब पढ़ेंगे 1757 में प्लासी के युद्ध को तो आपको लगेगा कि वो अंग्रेज़ों का अपने दम पे जीता गया युद्ध नहीं रहता, क्योंकि उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं उनके सहयोगियों ने ही उन्हें धोखा दिया रहता है। तो इस वजह से वो युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेज़ छल कपट का सहारा लेकर के प्लासी के युद्ध को जीते रहते हैं। तो इस वजह से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उन्हें लगता है कि अभी भी भारत को पूरी तरह से जीतना बाकी है। इसके लिए उन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध किया। अब ब्रिटिशर्स की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, और जो भारतीयों की तरफ से लड़ रहे थे वो 3 राजाओं या 3 शासकों का गुट था, जिसमें से मीर कासिम थे, बंगाल के नवाब थे वो, और शुजाउद्दौला थे, वो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय थे, वो मुग़ल बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह ने इन दोनों को मिला करके एक मिला जुला युद्ध लड़ने का प्रयास किया और ये कोशिश उनकी रही कि अंग्रेज़ों के बढ़ते वर्चस्व को रोका जाए। लेकिन उनकी मंशा यहाँ पर भी असफल होती है और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की जीत होती है और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार जो है वो अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला आता है। और यहीं से भारतीयों के प्रति ब्रिटिश कंपनी का शोषण का दौर शुरू होता है। तो उसका पहला जो हमें प्रारूप देखने को मिलता है उनके शोषण का वो 1765 से 1772 के दौरान द्वैध शासन की नीति में देखने को मिलता है। द्वैध शासन की नीति में ये था कि आपको जानना चाहिए कि पता होना चाहिए कि अर्थात द्वैध शासन की नीति 1765 से 1772 के बीच में क्या थी, क्यों उसे द्वैध शासन की नीति कहा जाता है और किस गवर्नर जनरल ने उसे समाप्त किया, और आखिर इसमें जो है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को खूब लूटा। तो द्वैध शासन जो 1765 से 1772 तक था उसका विस्तार था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में।
द्वैध शासन इसे इसलिए कहते हैं कि इस शासन इस पीरियड में 1765 से 1772 में जो राजस्व वसूलने का अधिकार रहता है वो कंपनी के पास रहता है, जबकि शासन का जो दायित्व रहता है वो बंगाल के नवाब के पास रहता है। तो अर्थात अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो राजस्व वसूलते हैं तो वो क्या करते हैं कि भारतीयों को भारतीय शासक के प्रति ही असंतुष्ट करने के लिए जब वो कर ज़्यादा लगाते हैं और इन किन प्रकारेण उस लगाए हुए कर को वसूलते हैं तो और जबकि शासक के रूप में बैठाए रहते हैं बंगाल के नवाब को, तो जनता को ये लगता है कि ये नवाब वसूला जा रहा है, ये कर जो है वो वसूला जा रहा है नवाब के द्वारा, और इस कर का जो भी तरीका वसूलने का अपनाया जा रहा है वो भी नवाब के ही इशारे पे हो रहा है। तो इस वजह से भारतीय जनता अपने ही नवाब के प्रति असंतुष्ट होने लगती है और इसका फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज आगे चल के। फिर आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध से 1857 की क्रांति तक जो भी ब्रिटिशर्स की नीतियां रहती हैं उन नीतियों के असंतुष्टि का कारण ही होता है आपका 1857 की क्रांति का होना। आगे आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति को बहुत से लोग इसे महज विद्रोह मानते हैं, बहुत से लोग प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष मानते हैं। अनेक प्रकार के विचारक अपने अपने विचार इसके बारे में देते हैं, क्योंकि इसके स्वरूप को जो जैसा समझता है वो वैसा कहता है। तो अब हम देखेंगे कि अर्थात 1857 की क्रांति जो है वो किन परिस्थितियों में हुई, उस समय भारत की स्थिति क्या थी और कैसे प्रारंभ हुई, क्या कारण थे, प्रसार उसका हुआ तो जहाँ जहाँ प्रसार हुआ वहाँ वहाँ पे पतन कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या था, क्या वजह थी कि यह क्रांति असफल हो गई और इसका महत्व क्या हुआ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास पे, और इसका परिणाम भी क्या पड़ा भारतीयों पर या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या परिणाम पड़ा। तो 1857 की क्रांति जो इसका आप देखेंगे कि 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें, यहाँ पे बड़े टाइप हो गया गलती से, जड़ें हिलाकर रख दिया। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों, यहाँ पे होना की जगह सेना होना चाहिए था, गलती से टाइप हो गया है, तो ये जो सेना होना है यहाँ पे होना चाहिए कंपनी की सेना, क्योंकि सैनिकों ने ही इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही इसका व्यापक असर आम जनमानस तक भी पहुंच गया, मतलब यह व्यापक हो गया यह विद्रोह, और इसमें बहुत से वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक क्या किए, इसमें अपना पार्टिसिपेट किए और लड़ते रहे। खूब जोरों के साथ उन्होंने जो है कि ब्रिटिशर्स की गलत नीतियों का विरोध किया और उनसे मोर्चा लिया। लाखों लाख किसान, दस्तकार, सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी उल्लेखनीय वीरता और बलिदानों से उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये रही 1857 की पृष्ठभूमि कि 1857 की कोई भी क्रांति होगी या कोई भी विद्रोह होगा वो किसी के भी प्रति होता है, किसी एक दिन के असंतोष का कारण नहीं होता है। और तो 1857 की क्रांति तो 100 साल की ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति भारतीयों के असंतोष का कारण थी। तो उसको इतने कम समय में उसकी पृष्ठभूमि बता पाना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने उस पृष्ठभूमि को बताने की आप लोगों को एक कोशिश की है, और आगे आप लोग कुछ किताबों का सहारा लेकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आप लोग घबराइएगा मत, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1857 के तथ्यों और कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके 1857 की क्रांति को समझने में समझ विकसित कर सकते हैं, उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं अलग से आप लोगों को जो है कि MCQ कराऊंगा, तो उसमें आपके जो छूटे तथ्य रहेंगे वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो देखिए, अब 1857 की क्रांति के समय जो है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर कुछ लोग थे जिनको जो कि आपको जानना चाहिए, और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे भी जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पामस्टन, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के अधिनियम के बाद बनते हैं, और 1858 के अधिनियम के पहले भी यही रहते हैं। 1800 जब मैं आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा या 1858 के बाद ही जो भी संवैधानिक विकास हुए हैं उनके बारे में जब मैं बताऊंगा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 1858 का अधिनियम क्या था, उसके क्या प्रावधान हुए, और 1857 की क्रांति का ही परिणाम रहा कि वो अधिनियम आया और उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए। अब देखिए, आपकी कंपनी का जो मुख्य सेनापति थे वो थे जॉर्ज एनिसन। कंपनी जो ब्रिटिशों की कंपनी थी उसके मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एनिसन, और विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति जो थे वो थे कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल को ही आप आगे चल करके देखेंगे कि जो अलग अलग जगहों पे, जैसे बिहार हो गया और लखनऊ हो गया और आपका वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे अनेक झांसी हो गया, अनेक जगहों पे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो है कि वो
1857 की क्रांति को लड़ रहे थे, तो वहाँ पे अलग अलग ब्रिटिशर से कंपनी के जो बटालियन के जो मुख्य सेनापति बने हुए थे, उन लोगों ने विद्रोह को दबाया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा विद्रोह दबाने में कैंपबेल का जिक्र होता है, क्योंकि कैंपबेल ने बहुत सारे विद्रोहियों को जो है कि परास्त किया था। तो आगे पढ़ेंगे आप कि कॉलिन कैंपबेल का महत्व क्या था 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के लिए। उसके बाद उस समय भारत के जो सम्राट थे वो थे बहादुर शाह, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और ये काफ़ी विद्वान इंसान थे और काफ़ी शेर व शायरी पसंद करते थे। उर्दू के काफ़ी प्रिय कवि भी थे, उर्दू के प्रिय शायर थे। 1857 की क्रांति को समझने के लिए मैंने जो आप लोगों के सामने फ्रेमिंग किया है, ये कुछ इस तरह से 1857 की क्रांति को हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थात 1857 की क्रांति प्रारंभ कैसे होती है, फिर उसके बाद क्या वजह रहती है कि जो 1857 की क्रांति होती है, कारण। उसके बाद इसका प्रसार देखेंगे, कहाँ पे कैसे इसका प्रसार होता है और पतन कैसे होता है, इसका स्वरूप क्या रहता है। इसके स्वरूप के विषय में अनेक लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। फिर ये असफल क्यों हो जाती है 1857 की क्रांति, इसका इंपॉर्टेंस क्या पड़ता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि पहला टॉपिक इसका जो है कि प्रारंभ। तो 25 जनवरी 1857 को, वैसे प्रारंभ तो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं 1757 के बाद जो प्लासी का 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेज़ों की भारतीयों के लिए बनाई गई बहुत सारी नीतियाँ ऐसी रहती हैं, वो असंतोष का कारण बनती हैं। लेकिन अगर तात्कालिक कारण में हम देखेंगे या जो 1857 के जस्ट 2-4 साल या 1-2 साल के पहले की क्या ऐसी नीतियाँ रहती हैं जो कि 1857 की क्रांति के होने में अपना प्रबल योगदान निभाती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। आगे आप चल के पढ़ेंगे कि तात्कालिक कारण में यही कारतूस ही वजह बनते हैं, क्योंकि ये कारतूस जो रहते हैं वो ऐसे चीज़ से बने रहते हैं। फिर फिलहाल बाद में वो जांच में अंग्रेज़ों ने ये गलत ठहराया, जो आरोप भारतीय लगाए रहते हैं कि इस वजह से हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भाई उनकी सरकार है, उनके शासक है, उनके अधिकारी हैं, उनकी अपनी जाँच कमेटी है। तो वो जो खुद के लिए चीज़ें बना रहे हैं, भारतीयों को यूज के लिए दे रहे हैं, उसे तो गलत तो ठहराएंगे नहीं। तो उन्होंने बाद में बता दिया कि ये कारतूस इन कारतूसों में जो चीज़ होने का अर्थात सुअर और गाय की चर्बी होने का आरोप लगाए जाते हैं भारतीय सैनिक, तो वो गलत ठहरा देते हैं। लेकिन उसी कारतूस के जो वो चीज़ जिससे बने रहते हैं वो कारतूस, इसी वजह से भारतीय सैनिक उसको प्रयोग करने से मना कर देते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अंग्रेज़ हमारी आस्था, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस वजह से वो ऐसे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर देते हैं। और यही जो है कि सैनिकों में असंतोष का कारण बनता है। तो उसमें से सबसे पहली घटना जो होती है वो होती है कि 25 जनवरी 1857 को, अर्थात देखिए 25 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने, कहाँ के, दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर दूसरा इसी तरह की घटना होती है, देखिए जस्ट एक महीने के बाद, वो होती है बहरामपुर में 26 फरवरी 1857 को। वहाँ भी सैनिक क्या करते हैं कि इस कारतूस के प्रयोग को मना कर देते हैं कि हम ऐसे कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आप आगे देखेंगे कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट, देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद, आपका जो ये बैरकपुर छावनी है ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिला है एक, वहाँ पे ये अवस्थित है बैरकपुर छावनी। वहाँ के एक सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह, अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं कि हम ऐसे कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और उन्हें जो है कि अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह के लिए उनका आह्वान करते हैं। और आह्वान के दौरान वहाँ के एक अंग्रेजी सार्जेंट रहते हैं, सार्जेंट लेफ्टिनेंट, जिनका नाम रहता है बाग की क्या ये हत्या कर देते हैं। और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार करके खुला चैलेंज ले लेते हैं अंग्रेज़ों के प्रति कि हम आपकी अब किसी भी नीति का पालन नहीं करेंगे, आप जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर इसके एवज में क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और ये जिस रेजिमेंट में रहते हैं 34वीं रेजिमेंट, उस रेजिमेंट को ही क्या करते हैं, अंग्रेज भंग कर देते हैं। अब देखिए 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट जो कि बैरकपुर मुर्शिदाबाद में रहती है, इसको भंग कर दिया जाता है। और इसके सिपाही जो मंगल पांडे रहते हैं, इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को ये गोली मार देते हैं। इसके एवज में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है और ये रेजिमेंट भंग हो जाती है। मंगल पांडे जिनका संबंध
उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी हैं तो आपको इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ही कि इनका जन्म जो है कि 19 जुलाई 1827 को हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से थे, इसीलिए बहुत धार्मिक भी थे। और भाई सही बात होना भी चाहिए, क्योंकि अपने धर्म पे प्रहार, अपनी भारत की संस्कृति पे प्रहार, आत्मा पर प्रहार। और इनके पिता जो रहते हैं उनका नाम रहता है दिवाकर पांडे, और ये बलिया ज़िले में इनका जन्म होता है। नगवा गांव का इनके गांव का नाम है नगवा। और इन्होंने इसी के दौरान, जब ये विद्रोह किए थे, उसी विद्रोह के दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को। तो इनका नारा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने जो नारा दिया था वो नारा क्या था, तो वो नारा था मारो फिरंगी को। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, तब भारतीयों में और असंतोष बहुत तेज़ी से पनपता है और 1857 की क्रांति जो होता है उसका बिगुल और तेज़ी से बज जाता है। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात, देखिए 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मंगल पांडे को जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, तो 24 ये घटना धीरे धीरे अन्य छावनियों में फैलती है। अन्य छावनी के सैनिक भी इसको बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं और विद्रोह करते हैं। 99 सिपाही चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। कहाँ के? मेरठ में तैनात सिपाही। और ये कैसे रहते हैं? ये देसी घुड़सवार सेना के रहते हैं। सेना में भी दो तरह के लोग रहते हैं ना, एक विदेश ये ब्रिटिशर्स के अपने सैनिक रहते हैं जो कि उच्च पदों पर रहते हैं प्रायः, और निम्न पदों पे जो सैनिक रहते हैं तैनात वो भारतीय लोग रहते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की नीति ही थी कि भारतीय लोगों को उच्च पदों पर ना रखें, क्योंकि उन्हें अपने फेवर में काम करवाना रहता है। भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सूबेदार जैसे पद से सुशोभित करते हैं सेना में, इससे ज़्यादा ऊपर के पद वो देते भी नहीं हैं। ऐसा करने के कारण जब ये 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात 99 देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो इसके बाद इनमें से 85 को क्या, तो अंग्रेजी सेना ने देखा कि ये विद्रोह बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि 85 सेना को, इस 99 सिपाहियों में से 85 सेना को बर्खास्त करके इन्हें 10 वर्ष की सज़ा सुनाई। कि 85 सैनिकों को ये क्या कर देते हैं, इनमें से 85 सैनिकों को, उन 99 सैनिक जो विद्रोह किए रहते हैं उनमें से इन 85 सैनिकों को ये बर्खास्त तो करते हैं, उसके साथ ही साथ 10 वर्ष की इन्हें सज़ा भी सुना देते हैं। तो ये भारतीयों में और असंतोष का कारण बनता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेज हमारी मांग को ध्यान न दे करके, जिस वजह से हम असंतुष्ट हैं उस पर ध्यान न दे करके, बल्कि ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं हमें बर्खास्त करके। क्या होता है, फिर यह असंतोष और बढ़ता जाता है। असंतोष बढ़ने के क्रम में 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। मेरठ में तैनात जितने भी इंडियंस रहते हैं उस समय ब्रिटिशर्स के सेना में, सब मिल करके विरोध कर देते हैं और अपने अधिकारियों पर गोली चला देते हैं। अपने साथियों को मुक्त कराकर ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ चलते हैं। ये विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अर्थात इन्होंने जब ये यहाँ से 10 मई 1857 को मेरठ में विरोध करते हैं, उसके बाद ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और फिर 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर ये 11 मई को पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अर्थात वहाँ से 1857 की क्रांति का ये बिगुल फूंक देते हैं। फिर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। अब देखिए, बहादुर शाह द्वितीय भले उस समय काफ़ी वृद्ध हो गए रहते हैं, लेकिन एक उचित नेतृत्व के लिए भारतीयों ने उन्हें जो है कि सम्राट चुना और उनके हाथ में नेतृत्व आने से ऐसे सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि और अगर कोई नेतृत्व करता तो शायद सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। तो इस वजह से नेतृत्वकर्ता बनाया गया बहादुर शाह को। उनके नेतृत्व में जो कि ऐसे सभी लोग इकट्ठे हो गए, जो भी राजे रजवाड़े थे थोड़े बहुत, वैसे तो ज़्यादा राजे रजवाड़े में पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की क्रांति में, लेकिन जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, और ऐसे में क्या होगा, क्रांति को मजबूती मिली। तो बहादुर शाह के नेतृत्व के रूप में अगर देखा जाए तो बहादुर शाह को नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनने के पीछे भारतीयों का यही कॉन्सेप्ट था कि एक उचित नेतृत्वकर्ता मिल जाए। और अभी भी कहीं ना कहीं मुगल वंश के प्रति जो है कि मुगल वंश अभी भी भारत में एक शासन का प्रतीक बना हुआ था। परंतु क्या होता है कि ये इनका वहाँ पे अधिकार, दिल्ली पर अधिकार ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है। और 20 सितंबर, देखिए ये जो है कि 12 मई को दिल्ली को अपने कब्जे में लेते हैं, बहादुर शाह को नेतृत्व अपना प्रदान करते हैं। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होता है कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। अर्थात इनके वर्चस्व, जो दिल्ली पे ये अपना शासन स्थापित कर लेते हैं या दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं, असंतुष्ट सैनिक उनको क्या कर देते हैं, 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स अपने अधिकार में ले लेते हैं, अर्थात उन्हें परास्त कर देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। और हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों, वहाँ पे जो दिल्ली में जो अंग्रेजी सेना और असंतुष्ट सैनिकों के विरुद्ध संघर्ष चलता है,
उसमें दोनों तरफ से जान माल की हानि होती है। और हडसन ने सम्राट के जो 2 पुत्र रहते हैं, अर्थात बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र और 1 पोता, तो उनके 2 पुत्रों में से एक रहते हैं मिर्ज़ा, देखिए 2 पुत्रों में मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा, और इनके पोते जो रहते हैं, सुल्तान के पोते, उनका नाम रहता है मिर्ज़ा अबू बकर। को दिल्ली के लाल किले के सामने ही, ये गोलों की जगह गोली होना चाहिए, लाल किले के सामने ही गोली मार दी जाती है बहादुर शाह द्वितीय, और उनको गोली मार दी जाती है और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो असंतुष्ट सैनिकों और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध होता है, उसमें बहादुर शाह जफर को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। इनका पूरा वंश ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनके 2 पुत्र जो रहते हैं मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा, दोनों को बस ये दिखाने के लिए कि हम अब पूरी तरह से भारत में शासन करने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है, हमारी राजनीतिक पकड़, हमारा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो चुका है, इसको साबित करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनके दोनों पुत्रों और पोते को लाल किले के सामने गोली मारी और एक संदेश दिया इसके माध्यम से कि हम इस विद्रोह को एन के एन प्रकारेण हर शर्त पे दबाने के लिए तैयार हैं और आप लोगों को हमारी नीति के अनुसार ही अब शासित होना है, ये संदेश दिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से आप समझ पाएँ कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कैसे होती है। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने का कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। फिर अब इसके स्वरूप पे हम आते हैं कि अर्थात 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। इसे विभिन्न लोगों ने अलग अलग नज़रिए से देखा है और वैसा ही इसे देखा और वैसा ही कहा है इसके बारे में। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, या यूँ कहिए कि जो उतना पढ़ने के बाद मुझे जो लगा कि वो आपके काम का है, वो कुछ यही है कि किस विचारक ने 1857 की क्रांति को किस रूप में देखा और उसके बारे में क्या कहा और उससे संबंधित क्या किताबें लिखी हैं, वो आपको जानना चाहिए। तो पहले देखेंगे कि 1857 की क्रांति को के स्वरूप के बारे में, सैनिक विद्रोह, इसे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन कौन लोग थे। तो सैनिक विद्रोह कहने वाले इसमें से देखेंगे आप, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। उसके बाद कुछ विचारक हैं, अंग्रेज विचारक हैं, लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, ये विदेशी थे। इन विदेशियों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ ये विदेशी जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा है। और भारतीयों में किन किन भारतीयों ने इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है, तो उसमें प्रमुख हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, और एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860 नामक किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है, उनमें से कौन भारतीय रहे हैं और इस पर जो है कि किसने क्या किताब लिखी है। तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पे जो किताब लिखी है उसका नाम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860। और भारतीयों में जिन भारतीयों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है उनमें प्रमुख है दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, ये 2 लोग भारतीय थे जिन्होंने कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा। और विदेशियों में आपने देखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, हूबहू जैसे मैंने नोट्स में दिया है ऐसे आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपको काम देगा। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति को ही धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था। अर्थात ये किसने कहा था कि यह युद्ध जो है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ऐसा कहने वाले हैं L.E.R. रीज। L.E.R. रीज ने 1857 की क्रांति को कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दिए हैं टी.आर. होम्स। आप देखेंगे टी.आर. होम्स ने जो है कि सैनिक विद्रोह भी कहा है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोले हैं कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले हैं सर जेम्स आउटरम और W. टेलर। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उस किताब का नाम है द ग्रेट रेबेलियन, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। अर्थात यह एक समझा बुझा स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसे कहा है V.D. सावरकर ने, और उन्होंने इसके लिए जो किताब लिखी है 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में, वो उन्होंने लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। क्या नाम है V.D. सावरकर की बुक का नाम कई बार सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, V.D. सावरकर। V.D. सावरकर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब 1857 की क्रांति से ही संबंधित जो है कि कुछ
किताबें लिखी गई हैं और उन किताबों को किसने लिखा है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने लिखा है, विधिवत नोट्स बनाया है कि कौन से विचारक ने 1857 की क्रांति के समय कौन सी किताब लिखी है। तो आप हूबहू ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। एस एन सेन, देखिए पहले राइटर हैं एस एन सेन। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है 1857, 1857। इसमें इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, परंतु केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है। एस एन सेन ने जो अपनी बुक लिखी थी 1857, इस बुक में उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा है कि इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है, राष्ट्रीय विद्रोह भी इसे नहीं कहा जा सकता है। आगे आपको पता चलेगा इसे राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता है, उसके पीछे ये कुछ सोच के एस एन सेन ने कहा होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा, जब आप इसके विस्तार को पढ़ेंगे और इसके स्वरूप को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा तबका था जो एलीट था, शिक्षित था और धन धान्य से संपन्न था, वो कहीं ना कहीं इस क्रांति से अपने आप को दूर रखा हुआ था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक राष्ट्रीयता का रूप नहीं ले सका था यह विद्रोह, जिस वजह से इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। आप आगे देखेंगे कि इसमें से चाहे बेगम हजरत महल रही हों, चाहे झांसी की रानी रही हों, चाहे बिहार के 80 वर्ष के वृद्ध कुंवर जी रहे हों, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अपने हित के लिए इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। सबका कोई एक मिला जुला पर्पज़ नहीं था 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट होने का। तो इसी वजह से इन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन महज सैनिक विद्रोह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था। महज सैनिक ही अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट नहीं थे जो यह विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। उसमें किसान भी थे, जमींदार भी थे, सैनिक तो थे ही, और भी आदिवासी भी थे, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी जमींदारी की ज़मीनों से संबंधित ऐसी कुछ नीतियां थीं अंग्रेज़ों की जो कि सीधे सीधे आदिवासियों को प्रभावित कर रही थी, तो वो भी थे। तो महज सैनिकों का विद्रोह कहना भी उचित नहीं है। आरसी मजूमदार ने क्या, आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति से संबंधित जो बुक लिखे हैं, उनकी बुक का नाम है द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। आरसी मजूमदार की बुक का नाम है द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। आरसी मजूमदार कहते हैं कि यह तथाकथित 1857 की क्रांति के बारे में आरसी मजूमदार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो कई बार पूछा गया और काफ़ी मज़ेदार इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनके स्टेटमेंट को आप हूबहू याद कर लीजिएगा कि आरसी मजूमदार ने जो 1857 की क्रांति के संबंध में स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट है यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अर्थात इन्होंने 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जो कि और जो स्टेटमेंट लोग दिए हैं उनके स्टेटमेंट से बहुत इनका अलग स्टेटमेंट है। अब भाई इनका क्या नज़रिया था 1857 की क्रांति को देखने का, जो इन्होंने ऐसा कहा है वो तो यही जाने। अब शशि भूषण चौधरी ने जो इस 1857 की क्रांति को देखा, उसको देख करके जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने क्या कहा और क्या किताब लिखी है, उसका नाम है सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। शशि भूषण चौधरी ने जो किताब लिखी है 1857 की क्रांति से पर, उनका उस बुक का नाम है सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। इस बुक में इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक व असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में देखा है। शशि भूषण चौधरी ने अपनी बुक में, अपनी किताब में जो जिक्र किया है, वो जिक्र कुछ इस संदर्भ में किया है कि 1857 की क्रांति सैनिक और असैनिक विद्रोह का मिला जुला रूप था। आगे पूरन चंद्र जोशी देखिए क्या कहते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इन्होंने जो है कि 1857 की क्रांति का जो विश्लेषण किया है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है, और जो बुक लिखे हैं वो बुक है रेबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। इनकी बुक का नाम है रेबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। ये जो कॉमा लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा बुक का नाम एक ही है, यही कि रेबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। और इन्होंने इस क्रांति को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। अब इस 1857 की क्रांति के प्रसार को देखेंगे, स्वरूप देख लिया आपने कि 1857 की क्रांति को किसने किस नज़रिए से देखा है और किस विचारक ने इसे क्या कहा है। किसने कहा है कि यह केवल बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, किसी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, किसी ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह था, किसी ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया है। और इस विद्रोह से संबंधित अनेक विचारकों ने अपनी किताबें लिखी हैं और अपनी किताबों में अपनी व्यू जो है कि 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, अपना अपना व्यू, अपना अपना मत लिखा है। अब हम आगे देखेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ था और उन स्थानों पर नेतृत्व करता कौन थे और उनका दमन किसने किया था।